नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसमें हमने बजट को कवर अप कर लिया है। उसके बाद में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी सर्वे है 2024-25 उसकी हमने 3 क्लासें पूरी कर ली है। आज हम क्लास 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम जो इकोनॉमी सर्वे का चैप्टर 5 और 6 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो हमने कल पढ़ा उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा, महत्वपूर्ण चीजें, उसको एक बार वापस देख लेते हैं। कीमतें और मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा हमने, और इसमें जो हमने फैक्ट याद करने वाला वो बोला था कि हमारी जो खुदरा मुद्रास्फीति की दर है वो कितनी है, 5.4% है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है उससे लगभग 81 करोड़ लोग हैं जो कि लाभान्वित हो रहे हैं। उसको जनवरी 2024 से बढ़ाकर 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 5 वर्ष के लिए। इसके बाद में हमने कोर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा आपको। कोर इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति में से अगर बाह्य कारकों के प्रभाव को अगर घटा देंगे तो शेष बची मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? हमारी कोर मुद्रास्फीति। बाह्य कारक जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, ईंधन हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बाह्य कारक होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? कोर मुद्रास्फीति। एक इसी की तरह आती है हेडलाइन मुद्रास्फीति, जिसमें मुद्रास्फीति में सारे कारक शामिल हो जाते हैं। मतलब जो बाह्य कारक होते हैं जैसे ईंधन है, कच्चा तेल है, खाद्य पदार्थ है, इन सब की मुद्रास्फीति को उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो उसमें शामिल होता है और इसमें शामिल नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा सरकार ने इसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो कुछ चीजों पर आयात शुल्क है वो 0 कर दिया है, कुछ चीजों पर जो निर्यात है उसको कम कर दिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा उपभोक्ता खाद्य मूल्य, जो खाद्य मुद्रास्फीति है। तो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति है वो बढ़कर कितनी हो गई? 7.5% होगी। और उसके बाद में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो थी हेडलाइन मुद्रास्फीति। कितनी बताई गई है? 4.5%। और 2026 में कितनी रहेगी? 4.1%। उसके बाद में हमने पढ़ा कमोडिटी मूल्य सूचकांक। तो 2024 में 3% और 2025 में 4% रहने की संभावना है। इसके बाद में IMF ने भारत के लिए जो मुद्रास्फीति दर बताई गई है वो 2024 के लिए 4.6% और 2025 के लिए 4.2% रहने का अनुमान है। ये किसके द्वारा? IMF के द्वारा ये बताया गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा एक ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इस जो करंट जो इंडेक्स है तो उसमें 139 देशों को शामिल किया गया था और उसमें भारत की रैंक क्या है? 38 है। तो ये आपको याद रखना है। 2023 में जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 38 है। उसके बाद में हमने देखा डिकपलिंग प्रभाव और वैश्वीकरण, जो डीग्लोबलाइजेशन वगैरह ये पढ़ा। डिकपलिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे नॉर्वे जैसे यूरोपियन देश है उन्होंने अपनी ऊर्जा आयात को क्या अमेरिका और नॉर्वे से शुरू कर दिया, ना कि रशिया से। तो ये क्या होगा? डिकपलिंग। मतलब उन्होंने अपनी जो डायरेक्शन है वो व्यापार की डायरेक्शन को क्या कर दिया है? एक साइड से हटाकर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। तो शिफ्ट होना क्या कहलाता है? डिकपलिंग। तो जहां पर भी ये वर्ड आ जाए, डिकपलिंग, डायरेक्शन, रीसोर्सिंग, नियरशोरिंग, फ्रेंड शेयरिंग, ये सारे के सारे शब्द इससे संबंधित है। फिर डीग्लोबलाइजेशन को हमने पढ़ा। फिर हमें याद करने वाली वस्तु है जो है भारत का व्यापार। तो भारत के व्यापार में हमने 2 महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट था कि वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की भागीदारी 1.8% है और वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की भागीदारी 4.3% है। फिर हमने पढ़ा भारत का समग्र व्यापार। समग्र व्यापार में हमने देखा था कि भारत का निर्यात है वो इस वर्ष बढ़ा है। कितना? 0.23% भारत का निर्यात है वो बढ़ा है। और हमारा आयात बिल कम हुआ है। कितना हुआ है? 4.9% हमारा आयात बिल क्या हुआ है? कम हुआ है। उसके बाद में हमने पढ़ा भारत का कुल निर्यात कितना था? 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हमारा कुल आयात है वो 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी आपको याद करना है। इसके बाद में हमने खिलौने के क्षेत्र में पढ़ा। तो खिलौने के क्षेत्र में हमने ये पढ़ा कि भारत में जो खिलौने क्षेत्र है पहले हम आयातक देश थे और वर्तमान में लगभग 16% की दर से हम वृद्धि कर रहे हैं। फिर हमने रक्षा निर्यात पढ़ा। रक्षा निर्यात के बारे में हमने पढ़ा कि 2019 तक भारत है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश था।
परंतु उसके बाद में वर्तमान में जो शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देश है उसमें भारत क्या हो गया, शामिल हो गया। ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग है वो निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद में हमने पढ़ा फुटवेयर के बारे में हमने पढ़ा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर उत्पादक देश है और फुटवेयर निर्यातक में हमारा जो रैंक है वो कौन सी है, 9 है। कुल फुटवेयर निर्यात हम करते हैं 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वैश्विक उत्पादन का 13% और निर्यात का 2.2% हमारे यहाँ होता है। फिर जो हमारे फुटवेयर मार्केट का वर्तमान वैल्यू है वो है 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक इसके 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। फिर स्मार्टफोन के संदर्भ में लगभग यही है कि भारत में स्मार्टफोन की जो वृद्धि है वो लगभग 42% की वृद्धि हुई है और ये वृद्धि का मेन कारण है वो जो हमने पहले पढ़ा China+1 पॉलिसी आगे आ जाएगा, उसकी वजह से स्मार्टफोन का भारत में जो निर्यात है वो ज्यादा हो रहा है। फिर हमने इंजीनियरिंग गुड्स पढ़ी। इंजीनियरिंग गुड्स में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 109.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और निर्यात में हिस्सेदारी कितनी हो बढ़कर हो गई है, अब 0.63 से बढ़कर 0.88 हो गई है और हमारी जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रैंक है वो 24वीं हो गई। फिर हमने फार्मास्यूटिकल पढ़ा। फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स है जो रैंक प्रतिशत है वो हमारा कितना बढ़ गया है, 6.4% हमारा फार्मास्यूटिकल को है। फिर सेवा क्षेत्र के निर्यात, सेवा क्षेत्र में निर्यात हमारा बढ़ रहा है और वर्तमान में वैश्विक सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 4.3% है और वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। फिर हमने सेवा के क्षेत्र में स्पेसिफिक सेक्टर पढ़े कि कौन से सेक्टर में हमारी कौन सी रैंक है। फिर हमने पढ़ा भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में दूसरे स्थान पर है, व्यक्तिगत सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में 6ठे, अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 8वें, परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10वें और यात्रियों के निर्यात के सेवा में हमारी रैंक है वो है 14वीं रैंक है। इसके बाद में हमने पढ़ा DEH या फॉर्म 75, ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की गई थी। इसके तहत एक जिला एक उत्पाद शुरू की गई थी, 75 जिलों की पहचान की गई और इसके साथ जो अनुबंध किया गया उस बैंक का नाम है एक्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक। 75 जिले हैं और कौन सा बैंक है, एक्जिम बैंक। इसके बाद में हमने अनुकूल जो चालू खाता का शेष पड़ा है CAD, तो CAD बार हमने पढ़ लिया। हमारा CAD है जो कि 1% से कम हो गया और वर्तमान में CAD लगभग 0.7% है। फिर हमने जो निवल जो हमारे FDI है वो FDI भी कम हुआ और लगभग 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का FDI हो गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा China+1 पर थी, तो कंपनियों द्वारा अपनी चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कंपनियों द्वारा उत्पादन है जो कि चीन को हटाकर अन्य देशों में जो शिफ्ट किया जा रहा है उसी को क्या कहेंगे, China+1 थी। जैसे है जो कि आईफोन भारत में असेंबल किए जा रहे हैं और वैश्विक आईफोन का 14% उत्पादन कहाँ हो रहा है, भारत में। फिर हमने फॉरेन जो मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया, लगभग 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया ये। और ये मुद्रा स्फीति भंडार है, भारत सरकार के पास नहीं होता है, इस पर अधिकार किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई हमारी कल की क्लास। अब आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो मध्यम अवधि परिदृश्य, नए भारत के विकास का विजन, मतलब जो इंडिया हमें बनाना है, विकसित भारत बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने होंगे उसके बारे में है और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या क्या है। तो हमारा जो मेन लक्ष्य वही है कि 2047 तक भारत को क्या बनाना है, एक विकसित भारत की संकल्पना। तो इसमें क्या रहेगा, भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना है। रुपयों में 3% वार्षिक गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है और भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया है, लगभग 248.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, जो आप सबको पता है कि भारत का जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो कितने तक है, 2047 तक, तो ये फैक्ट है। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, तो 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हमारी इकोनॉमी का विस्तार है और 2030 तक हमारा लक्ष्य कितना है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी का आकार कितना होगा। ये सरकार ने टारगेट किया है, कितना टारगेट किया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिर भारत को जो प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद है वो कितना हो गया, लगभग 84.8 डॉलर हो गया। इसको भी आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत में कितना है, तो याद रखना कितना है, 84.8 डॉलर है।
उसके बाद में अल्प अवधि से मध्यम अवधि में भारत का मुख्य फोकस कहां पर है वो देखते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड से मीडियम टाइम पीरियड में। इसको हम देखते हैं भारत की कार्यशील आयु वाली जनसंख्या। सबसे पहले कार्यशील जनसंख्या किसे कहेंगे? वह जनसंख्या का पार्ट जो कार्य करने में सक्षम है, अर्थात अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखें तो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु का जो वर्ग समूह होता है उसको क्या कहेंगे? कार्यशील जनसंख्या। 2044 तक बढ़ेगी। भारत का कार्यबल लगभग कितना है? 56.5 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, इसमें से 45% से अधिक कृषि, 11% लगभग विनिर्माण और 30% सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। अब अमृतकाल के लिए 6 आयामी विकास रणनीति क्या होनी चाहिए? हम अमृतकाल पढ़ रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव पर देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उस जश्न के अंतर्गत हमारा टारगेट है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। उसके लिए हमारी जो रणनीति होनी चाहिए वो 6 आयामी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये मेंस में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में सीधे सीधे 5 नंबरों में पूछे जा सकते हैं कि अमृतकाल के लिए भारत की है जो कि भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। उसमें 6 आयाम है, उसमें पूछ सकते हैं 5 आयाम कौन कौन से होने चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना 6 आयामी रणनीति क्या होगी? निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना। भारत में सबसे पहले निजी क्षेत्र है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, यह है। भारत के मिटेल स्टैंड का विकास और विस्तार करना। मिटेल स्टैंड का मतलब जो यूरोपियन देशों में, स्पेशली जर्मनी जैसे देशों में जो छोटे मोटे व्यवसायियों का समूह होता है उसको कहते हैं मिटेल स्टैंड। तो छोटे छोटे जो व्यावसायिक समूह होते हैं उनको कहते हैं। तो इसमें क्या गया? भारत के मिटेल स्टैंड का विकास और विस्तार करना। इसका मतलब भारत में जो लघु एवं मध्यम उद्योग या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में जो एमएसएमई सेक्टर है उसका विकास करना। कृषि क्षेत्र में विकास के समक्ष जो बाधाएं हैं, कृषि क्षेत्र में जो बाधाएं हैं इन बाधाओं को दूर करना। उसके बाद में भारत में ग्रीन ट्रांजैक्शन के वित्त पोषण को सुनिश्चित करना। मतलब जो ग्रीन ट्रांजैक्शन है, जलवायु अनुकूल जो ट्रांजैक्शन है, इसको बढ़ावा देना। राज्य की क्षमता और सामर्थ्य का निर्माण करना। फिर है जो कि शिक्षा और रोजगार के बीच में जो खाई है उसको पाटने का प्रयास करना। जो रोजगार विहीन समृद्धि है उसको कम करने का प्रयास करना। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो कि कौशल विकास करना, ताकि कौशल युक्त शिक्षा प्रदान करना, जिससे है जो कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ क्या प्राप्त हो जाए? रोजगार हो जाए। तो ये अमृतकाल के लिए 6 आयामी विकास रणनीति है। इसको मेंस के हिसाब से तैयार करना है, प्री के हिसाब से इसमें पूछे जैसा कुछ भी नहीं है। इस टर्म को ध्यान रखना है कि मिटेल स्टैंड किसका कहते हैं? जो व्यावसायिक उद्यमों का समूह होता है यूरोपियन देशों में उनको मिटेल स्टैंड कहा जाता है। फिर हमारा अगला फैक्टर है वो एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई के बारे में प्री में भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछे जाने की संभावना रहती है कि प्री जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसका भारतीय इकोनॉमी में क्या योगदान है, क्या महत्व है या उसकी क्या भूमिका है, तो उसके संदर्भ में ये हमें लिखना होगा। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो देश के जीडीपी में लगभग 30%। आपको ध्यान रखना है एमएसएमई का रोल कितना है जीडीपी में हमारा रोल है 30%। उसके बाद विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% योगदान करता है और भारत की 11 करोड़ आबादी को यह रोजगार प्रदान करता है। तो एमएसएमई का आप रोल खुद ही देख सकते हो कितना ज्यादा रोल है। जीडीपी हमारी कुल जो जीडीपी है उसका 30% एमएसएमई का। जो विनिर्माण जितना भी भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका लगभग 45% एमएसएमई से, और 11 करोड़ लोग हैं जो कि एमएसएमई में रोजगार प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके मेंस के हिसाब से भी तैयार करने हैं, याद रखना है आपको, और पीटी के हिसाब से तो आपको याद रखना ही है। ये फैक्ट दोनों में ध्यान रखने और दोनों अच्छे से इसको याद कर लेना। जीडीपी में योगदान कितना? 30% है। वैश्विक जो मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में जितना मैन्युफैक्चर होगा उसका लगभग 45%, और कितने लोग रोजगार में इसमें संलग्न है? लगभग 11 करोड़। फिर एमएसएमई के संदर्भ में एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का आवंटन शुरू किया गया। ये हम पढ़ेंगे जब मेंस में पढ़ेंगे कि एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए या सरकार की कौन कौन सी योजना है, उसमें ये देखेंगे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है। फिर एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मापदंड हमने कल ही पढ़ा था। एमएसएमई की जो नई परिभाषा आई है 1 जुलाई 2020 से,
वो फिर 5 वर्षों के लिए 6000 करोड़ के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन बढ़ाने और त्वरित करने के लिए रैंप कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रैंप कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो रैंप कार्यक्रम का संबंध एमएसएमई इंडस्ट्री से है, इसको इतना ही याद रखना है एक बार के लिए। फिर मेंस में ये पूरा पढ़ेंगे कि ये रैंप कार्यक्रम क्या है, ये इक्विटी इन्फ्यूजन क्या है, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है और नए संशोधन क्या है, ये सारे के सारे हम मेंस में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस बार का जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें जो 13 चैप्टर दिए हुए हैं उनमें से 2 चैप्टर है वो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और क्योंकि आरएस मेंस में सीधा सा दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, और मेंस में हर बार वहीं से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वहां से फिक्स 1 2 3 तक क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस टॉपिक को आपको प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ढंग से पढ़ने की जरूरत है। फिर इसमें क्या कहता है, भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में, भारत है जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। इसका मतलब भारत दुनिया की वर्तमान में सबसे बड़ी जो इकोनॉमी बढ़ रही है ग्रोथ रेट, उसके हिसाब से दुनिया में नंबर 1 पे है वर्तमान में, ठीक है। परंतु जो प्रति व्यक्ति हमारा यहाँ पर कार्बन इमिशन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वो दुनिया के औसत के मुकाबले हमारा कितना है, लगभग 1/3 है। इसका मतलब भारत में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो दुनिया के अन्य देशों के कंपैरिजन में कम है, काफी कम है, 1/3 है, 1/3 भाग है। फिर भारत द्वारा की जा रही जलवायु कार्य की वर्तमान स्थिति जो इंडियन आईएनडीसी है, इस बार मेंस में ये पूछा गया था, आईएनडीसी क्या है 10 नंबर में पूछा गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये भी साथ साथ में देखना है कि मेंस में क्वेश्चन कैसे इकोनॉमी सर्वे से आ रहे हैं। तो हम साथ साथ में मैं बता रहा हूँ कि मेंस में क्वेश्चन यहाँ से है। हम अभी हमने जो क्लास ली है प्री के हिसाब से ही देखा है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो मेंस में पिछली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका मतलब इकोनॉमी सर्वे का वेटेज बहुत ज्यादा है। क्या है हमारे जो आईएनडीसी, अगस्त 2022 में आईएनडीसी को अपडेट किया गया था। भारत ने 2015 के स्तर से 2030 तक अपने जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए। ये सीधे से फैक्ट है, आपको याद रखने हमारे क्या क्या टारगेट है। फिर 2030 तक कुल विद्युत उत्पादित क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित है, जो कि क्षमता से हमें मतलब जितना हमें ईंधन हमें चाहिए उसका लगभग 50% हम क्या करेंगे, जो गैर जीवाश्म आधारित संसाधन है उससे उत्पादन करेंगे। और ये टारगेट कब तक है, 2030 तक के लिए। और 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट लिखा है, मतलब कार्बन जो हमारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन क्षमता है उसको कम करके कितना करना है, 0%, नेट जीरो। ये टारगेट कब तक है, 2070 तक का है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, कब तक का टारगेट, 2070 तक का। बाकी टारगेट ये कब तक है, 2030 तक के हैं। तो ये ध्यान में रखना आप। इसके बाद में अगला आता है लक्ष्यों पर प्रगति हुई। ये हमने टारगेट 2022 में रख दिए थे, उसके संदर्भ में हमने क्या क्या टारगेट अचीव किए उसके बारे में देखते हैं। मई 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, 45.4%। हमारी जो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हमें जो कुल बिजली प्राप्त करें उसका लगभग कितना, 45.4%। और हमारा टारगेट 2030 तक कितना है, 50%। इसका मतलब ये टारगेट हम 2030 से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। फिर भारत 2030 तक वृक्ष और वनावरण के जरिए 2.5 से 3 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करने की राह पर है। इसका मतलब है भारत का लक्ष्य 2030 तक है, जो कि वृक्ष और वृक्षावरण जो मतलब पेड़ ज्यादा लगेंगे, सरकार का टारगेट ये है, तो जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। ये हमारा टारगेट है। इसके बाद में देखते हैं हम कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क, जो सीसीटीएस है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, भारत का कार्बन बाजार, ये क्या है। सबसे पहले इसके लिए नियमों को 2023 में विद्युत जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किए गए। तो ये जो सीसीटीएस है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, विद्युत मंत्रालय द्वारा। कब जारी किया गया, जो एंड 2023 हुआ था उसमें ये जारी किया गया था। इसका उद्देश्य है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य उत्सर्जन के लिए मूल्यों को निर्धारित करना,
मौजूदा पीएटी योजना, पीएटी यानी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड को शामिल करना, पीएटी योजना के तहत नामित उपभोक्ता धीरे धीरे 2028 से 23 तक सीसीटीएस में शामिल हो जाएंगे। स्वैच्छिक कार्बन मार्केट, भारत इस बाजार में दुनिया का कार्बन ऑफसेट का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर। तो आपको ये फैक्ट याद कर लेना है। फिर आपको पीएटी योजना शुरू कर लेनी है कि ये पीएटी किससे संबंधित है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। और फिर देखते हैं सीसीटीएस हमारा होता क्या है, इसको हम समझते हैं। सीसीटीएस, ठीक है, सीसीटीएस क्या होता है इसको देखते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी, दो कंपनी हो गई। ठीक है, ये दोनों कंपनियों किसी भी एक चीज का मान लो प्रोडक्शन कर रही है, मान लो मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही है। दोनों कंपनी किसका प्रोडक्शन कर रही है, ए और बी दोनों कंपनियां हैं जो कि मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही है। और दोनों को टारगेट दिया हुआ है कि आप 100 मोबाइल का प्रोडक्शन करोगे। कितने मोबाइल का, 100 मोबाइल का। तो इसमें देखो मान लो क्या होगा, इस कंपनी ए कंपनी ने अगर 100 मोबाइल का निर्माण करना है और इसने लगभग इस 100 मोबाइल के निर्माण में मान लो लगभग 50 टन कार्बन का उत्सर्जन किया। ए कंपनी के द्वारा 100 मोबाइलों के निर्माण में मान लो 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया। दूसरी कंपनी बी है, इसने लगभग मान लो 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। दोनों ने 100 मोबाइल बनाए, इसने 50 टन किया, इसने 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उत्सर्जन किया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपनी के पास बेहतर तकनीकी या बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके पास क्या है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। मतलब क्या हुआ, इसके पास आधुनिक तकनीक है, इसकी वजह से इसमें कार्बन इमिशन कम हो रहा है। और इसकी कोई वजह नहीं होगी क्योंकि इसके पास आधुनिक तकनीक है, इसकी वजह से ये कार्बन का प्रोडक्शन है जो कि कार्बन का उत्सर्जन है वो कम कर रहा है। इसके पास तकनीक, आधुनिक तकनीक नहीं है, इसलिए ये कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। अब मान लो मार्केट में ये भी है, ये भी गया, दोनों ने 100 मोबाइल बना दिए, इसने नहीं बना दिए, इसने दोनों ने बना दिए, और दोनों ने मार्केट में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो दोनों को मान लो जितना भी लाभ हुआ, दोनों को मान लो 1-1 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो ओवरऑल देखेंगे तो फायदे में कौन सा रहा, ये रहा, क्योंकि इसने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जबकि इसने बी कंपनी ने क्या, अपनी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट किया, नई तकनीकी को लेके आए। नई तकनीकी को लेके आए तो क्या हुआ, इसके पैसे खर्च हुए, इसके पास कोई पैसे खर्च नहीं हुए। जब इसके पास खर्च ही नहीं हुए, कुछ भी खर्च नहीं हुआ, और वो उतना ही लाभ कमा रहा है जितना बी कंपनी द्वारा खर्च करने के बाद लाभ कमाया जाता है, तो ये कंपनी डीमोटिवेट होगी, इसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं बनेगा। और फिर ये जो कार्बन अनुकूल टेक्नोलॉजी है उसको फिर क्यों अपनाएगा, ऐसी तकनीकी, ये जो आधुनिक तकनीक है इसको नहीं अपनाएगा क्योंकि इसको कोई मोटिवेशन नहीं, इसको ज्यादा फायदा ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसमें सरकार ने ये व्यवस्था की है, सीसीटीएस जो होता है ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग वाला, इसमें ये व्यवस्था कर दी है कि मान लो ये दोनों कंपनियों को टारगेट दे दिया कि आप 100 मोबाइल बनाओगे, और इसमें ये अचीवमेंट एक और टारगेट दे दिया कि आप जो भी मोबाइल बनाओगे उसमें आप अधिकतम 10 टन कार्बन का उत्सर्जन करोगे। कितने टन का कार्बन का उत्सर्जन करोगे, 10 टन। तो मान लो इस कंपनी ने मोबाइल बनाना शुरू किया, इसने कितना 50 टन खर्च कर दिया, और इस कंपनी ने कितना किया, सिर्फ 15 टन ही खर्च किया। ठीक है, तो अब इसका 50 टन खर्च किया, इसका मतलब 10 टन खर्च करना था, और खर्च कितना किया, 50 टन। मतलब क्या हो गया, ये -40 टन चला गया। इसने 40 टन ज्यादा, जो सरकार ने सीमा निर्धारित की उससे 40 टन ज्यादा खर्च कर दिया। इस कंपनी ने कितना किया, 15 टन ये करती थी, और सरकार का टारगेट कितना था, 10 टन था। ठीक है, और इसने कितना खर्च किया, या फिर मान लो तो 20 टन या 30 टन, 10 टन ज्यादा हो गया, ये इसका 30 टन, सरकार ने लक्ष्य कितना रखा, 30 टन। इसने 50 टन खर्च किया, तो इसका कितना अतिरिक्त हो गया, 20 टन इसने ज्यादा खर्च कर दिया। इस कंपनी का टारगेट कितना है, वही 30 टन, खर्च कितना करती है, 15 टन। इसका मतलब इस कंपनी के पास कितना बच गया, प्लस 15 टन। इसका मतलब या तो ये 100 मोबाइल एक्स्ट्रा और बना सकती है, ठीक है, ये 200 मोबाइल बना सकती है,
या फिर इसमें ये हो सकता है कि ये 15 टन है ना, इस कंपनी को बेचे जा सकते हैं। इस कंपनी बी कंपनी ने ए कंपनी को क्या कर दिया, कार्बन का ट्रेड कर दिया। तो ये CCTS है। इस ट्रेड करने से क्या होगा, इस कंपनी को पैसे मिल गए, सॉरी कार्बन मिल गया, और इस कंपनी को क्या मिल गए, एक्स्ट्रा पैसे जो उसने टेक्नोलॉजी पे क्या किए थे, खर्च किए थे। तो इसको क्या हो गया, वापस मोटिवेशन मिल गया, और इस कंपनी ने क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाई है तो इसको ज्यादा बेनिफिट होगा, इस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, एक तो कार्बन की ट्रेडिंग होगी, इससे फायदा, जलवायु परिवर्तन को फायदा कैसे होगा, मान लो इस कंपनी को हुआ, दोनों एक ही प्रोडक्शन बेच रहे हैं, इसका मतलब दोनों कॉम्पिटिटिव है। तो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव कंपनी होगी वो कभी नहीं चाहेगी कि हम दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी को लाभ पहुंचाएं या उनसे कोई चीज को खरीदें। तो फिर ये क्या करेगी, ये भी अपने कंपनी में प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी को अपनाएगी, और जब ये टेक्नोलॉजी को अपनाएगी तो ये जो 50 टन खर्च हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, और कम हो गया कितना उसका, उसकी तरह ये भी 15 टन हो गए। तो कुल मिलाकर जो 50 टन जहाँ खर्च हो रहा था वो वर्तमान में कितना हो गया, इस कंपनी के द्वारा भी टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद 15 टन। तो ये लगभग 35 टन का क्या हो गया, कार्बन उत्सर्जन कम हो गया। इसी को क्या कहते हैं हम, CCTS, मतलब कार्बन का एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को जो ट्रेड किया जाता है उसी को क्या कहेंगे हम, CCTS। तो ये हमारा CCTS है, 2023 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, तो जब हम जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। तो इसमें हम CCTS का दे सकते हैं, या फिर ये हो सकता है 2 नंबर में या 5 नंबर में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया CCTS। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या पहले किए हैं, वो भी सीधे सीधे इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है कि भारत सरकार की इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए। तो सबसे पहले हमने शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2015 में भारत और फ्रांस की ये संयुक्त पहल है, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत के नोएडा में स्थापित किया गया है, ये सब ने आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, सौर ऊर्जा प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए भारत एवं यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त पहल, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये RS 2021 के अंतर्गत मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था, या इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा INDC 10 नंबर का इस बार पूछ लिया, और ये क्या पूछ लिया, 5 नंबर का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन सीधे के सीधे कहां से पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी सर्वे से पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, इससे नवीन एवं मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य लघु द्वीपीय विकासशील देशों को तकनीकी समर्थन करना। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध देशों और कंपनियों को एक साथ में लेके आना। जब हम मेंस की क्लास करेंगे तो उसमें ये सारी की सारी जो इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, इन सारी इनिशिएटिव को 50 वर्ड में पढ़ेंगे, उस समय समझेंगे कि ये इनिशिएटिव क्या है, इनका पर्पज क्या है, और इसके अंदर इसकी मुख्य जो प्रावधान है वो क्या क्या सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त करते हैं। उससे पहले एक बार वापस देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी जैसी है। तो आज की क्लास में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लास मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। देख लेते हैं क्या क्या था। हमने यहां से शुरू किया था चैप्टर 5 से, तो इसमें 3 चीजें याद रखनी है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान में 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, और भारत का जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू है वो 2448.8 डॉलर पहुंच गया है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा भारत की कार्यबल कितनी है, लगभग 56.5 करोड़ है। उसके बाद में हमने पढ़ा अमृतकाल के 6 आयामी विकास है, उसमें याद रखना जो मिटेल लैंड होता है, व्यावसायिक उद्यमों का समूह होता है, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनका जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, मिटेल लैंड कहते हैं।
उसके बाद में हमने पढ़ा एमएसएमई। एमएसएमई का योगदान क्या है कि भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग 30% है। भारत में जितना विनिर्माण मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका 45% और लगभग 11 करोड़ लोग हैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुए काम कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ इसकी योजनाएं पढ़ी, जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, फिर उसके बाद में हमने रैम्प्स योजना पढ़ी। उसके बाद में एमएसएमई के लिए नए प्रावधान, जो नई परिभाषा आ गई वो पढ़ा। उसके बाद में हमारा अगला चैप्टर जलवायु परिवर्तन, इसमें हमने आईएनडीसी को पढ़ा। आईएनडीसी के 3-4 फैक्ट है वो याद रखने हैं। 2030 तक 2 फैक्ट है और 1 फैक्ट 2070 तक है। 2030 तक पहला फैक्ट है कि हमें 45% है जो कि जीडीपी का कार्बन उत्सर्जन कम करना है, और 2030 तक जितने भी हम ऊर्जा का हमें जरूरत है, ऊर्जा संसाधन का, उसका लगभग 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से हमें प्राप्त करना है, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके बाद में हमने पढ़ा लक्ष्यों में जो हमने क्या क्या प्रगति की है, तो प्रगति में हमने गैर जीवाश्म ईंधनों से लगभग 45.4% है जो कि एनर्जी प्राप्त की है। उसके बाद में हमने पढ़ा सीसीटीएस स्कीम 2023 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा, और एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी में कार्बन का जो कि इसमें ट्रेड किया जाता है। फिर इसका अगर उद्देश्य पूछे तो 1 टन CO2 के समतुल्य उत्सर्जन के लिए मूल्यों का निर्धारण करना है। ये मूल्य का निर्धारण करती है कि 1 टन आप खर्च करोगे तो इसका इतना मूल्य है, इससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे। इसके हमने एक PAT योजना शुरू की है कि आप परफॉर्म करके दिखाओ। हमने अभी पढ़ा परफॉर्म करो, फिर अचीव करो, और फिर क्या करो? अगर आपके पास कार्बन बच जाता है तो उसके क्या करो? आप ट्रेड करो। फिर जो स्वैच्छिक कार्बन मार्केट है निजी क्षेत्र के लिए, उसमें भारत है जो कि कार्बन ऑफसेट का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। इसकी वजह हमने पहले पढ़ी थी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है वो दुनिया वैश्विक जो औसत है उसका लगभग 1/3। तो ऑफसेट के मामले में भारत की रैंक क्या है? 2nd रैंक है। इसके बाद में हमने पढ़ा जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकार की कौन सी पहलें, तो ये पहले आपको याद रखनी है। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी पहल भारत से संबंधित नहीं है, तो ये 500 का एक बार नाम याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में भारत और फ्रांस की, और फिर 1 ग्रिड 1 सन 1 वर्ल्ड वाली ये हमारी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की पहल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नई क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और कुछ ना कुछ आपको जरूर इससे फायदा होगा, क्योंकि आज के जो टॉपिक थे उसमें प्री के हिसाब से कम जो माल मसाला था वो कम था, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जब मेंस का हम पढ़ेंगे उस समय इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, वहाँ पर आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। और आपको इकोनॉमी से संबंधित कोई और समस्या हो या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहे तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आप अपनी क्लास को एंजॉय करो, अपनी तैयारी को जो निरंतर कंटिन्यूटी है उसमें बनाए रखो, और निरंतर आप क्या करते रहो? प्रयास करते रहो। आई होप आप सभी लोग प्री में इस बार जरूर सफल होंगे। मिलते हैं कल की क्लास तक, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।